एबीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है सेक्शन 10 क्लॉज 46। इसमें प्रोविजन जो है क्या बोला गया है इस क्लॉज में, 46 नंबर क्लॉज में सेक्शन 10 का, उसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो अभी अमेंडमेंट आया है आज के डेट में 21 जुलाई 2020 को ये अनाउंसमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, ये जो अमेंडमेंट है या फिर क्लॉज 46 है वो किस लेवल ऑफ एग्जाम के लिए जो है वो एप्लीकेबल है और ये किस टर्म से एप्लीकेबल है, किस टर्म के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए क्लिक करके और हमें बताइए कि किस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है। एकेडमिक से रिलेटेड होना चाहिए, राइट, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर कॉर्पोरेट लॉ हो या फिर जीएसटी हो। आप कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और जिस क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहेगा यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा आएंगे तो उसके ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात पहले करने वाले हैं सेक्शन 10 क्लॉज 46। तो भाई सेक्शन 10 क्या कहता है कि सेक्शन 10 कहता है कि इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। क्या कहता है, इनकम जो है कुछ ऐसे इनकम है नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कुछ ऐसे इनकम को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 10 में जो कि आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, राइट। तो इसमें हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में क्लॉज 46 के बारे में जानेंगे। तो इस क्लॉज 46 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि स्पेसिफाइड इनकम किनका स्पेसिफाइड इनकम, नंबर 1 बॉडी, किसी भी बॉडी का, नंबर 2 ऑथोरिटी, राइट, नंबर 3 ट्रस्ट और नंबर 4 कमीशन, राइट, और नंबर 5 जो है वो आपका इन क्लास देयर ऑफ, राइट। तो ये जो पर्सन्स हैं, चाहे वो बॉडी हो या फिर ऑथोरिटी हो या फिर ट्रस्ट हो या फिर कमीशन हो या इनके क्लास हो, इनका स्पेसिफाइड इनकम जो है वो स्पेसिफाइड इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये इस क्लॉज में कहा गया है। और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहां पे स्पेसिफाइड इनकम का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया गया है क्लॉज 46 में, उसमें बताया गया है कि स्पेसिफाइड इनकम का मतलब है कि वो स्पेसिफाइड इनकम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाइड करेगी, राइट। एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगी, नोटिफाई करेगी कि ये इनकम को स्पेसिफाइड इनकम कहा जाएगा। अच्छा, क्या ये सभी बॉडी, ऑथोरिटी, ट्रस्ट या कमीशन या इनके क्लास इस क्लॉज में फॉल करेंगे? नहीं जी। वो बॉडी, ऑथोरिटी, ट्रस्ट, कमीशन या इनके क्लास जिसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश किया हो, कंस्टिट्यूट किया हो, या फिर इनका कंस्टिट्यूशन सेंट्रल एक्ट या फिर स्टेट एक्ट या फिर प्रोविंशियल एक्ट के अंडर में हुआ हो। फिर से मैं बता दूं, नंबर 1, ये जो बॉडी, ऑथोरिटी, ट्रस्ट या कमीशन है, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो किसके द्वारा हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल
एक्ट या फिर स्टेट एक्ट या फिर प्रोविंशियल एक्ट के अंडर में हो और इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो, इनका एस्टेब्लिशमेंट तो इनके द्वारा किया गया है, वेल एंड गुड, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, इनका ऑब्जेक्टिव जो है मेन क्या है, वो एक्टिविटी को रेगुलेट करें या फिर एडमिनिस्ट्रिंग करें, ठीक है, रेगुलेटिंग करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग करें, वो एक्टिविटी जो कि जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो। एक्टिविटी को क्या करें, एक्टिविटी को रेगुलेट करें, एडमिनिस्टर करें, किसके लिए, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो एक्टिविटी को रेगुलेट करें या एडमिनिस्ट्रेट करें, ये इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया। क्लॉज 46 में क्या बताया गया है, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड इनकम है जो इन पर्सन्स का हो, वो स्पेसिफाइड इनकम, तो कौन सा ये पर्सन है, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, ऑथोरिटी हो, ट्रस्ट हो, कमीशन हो या इनके क्लास हो, जिनका एस्टेब्लिशमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के अंडर में किया गया हो, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी जो कि जनरल पब्लिक के बेनिफिट में हो उसको रेगुलेट करने का या फिर एडमिनिस्टर करने का। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस ये इंगेज्ड ना हो, नॉट इंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटी, इसे सीए कोर्स ना समझना, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी। राइट, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज्ड ना हो। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दे इनको फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 क्लॉज 46 में ये फॉल करेंगे, ऐसा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश किया गया हो, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी, ऑथोरिटी, ट्रस्ट या कमीशन या उनके क्लास जो है इसमें फॉल करेंगे। तो ये सारा ये सेक्शन क्लॉज बताता है, 46 नंबर क्लॉज। तो यहां पे ये पता चल गया। राइट, फिर से एक बार गो थ्रू कर लें ताकि एक बार समरी टाइप से ये हो जाए, समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्लॉज में क्या बताया गया है, नहीं समझ में आया। राइट, एक्चुअली सेक्शन 10 क्या कहता है कि आपके कुछ ऐसे इनकम हैं जिनको आपके टोटल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द टैक्सेबिलिटी पर्पस। राइट, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। तो वो कौन सी इनकम है, तो वो स्पेसिफाइड इनकम है। क्लॉज 46 की मैं बात कर रहा हूं, वो क्लॉज 46 में क्या किया गया है, वो स्पेसिफाइड इनकम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। राइट, तो वो स्पेसिफाइड इनकम किसका होना चाहिए, किसी भी ये पर्सन्स का, तो वो पर्सन क्या है, बॉडी, ऑथोरिटी, ट्रस्ट, कमीशन या फिर इनके कोई भी क्लास। तो इनका गठन कहां पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के अंडर में इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया हो। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, किसी भी ऐसे एक्टिविटी का रेगुलेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना जिनका डायरेक्ट जो है जनरल पब्लिक को बेनिफिट मिले उस एक्टिविटी के द्वारा। राइट, और प्लस इनका नोटिफिकेशन के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ये बता दे कि इनका जो गठन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ये क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 10 के पर्पस के लिए किया गया है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं अमेंडमेंट के ऊपर कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। राइट, इस नोटिफिकेशन में आपके एक
ऑथोरिटी का गठन हुआ है तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी, तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो ये ऑथोरिटी में फॉल कर रहा है। यहां पे हम लोगों ने ये जो देखा, यहां पे स्टार मार्क कर लीजिए, यहां पे तमिलनाडु ने एक ऑथोरिटी का गठन किया है, इसमें फॉल कर रहा है सेकंड नंबर में। और यहां पे इसका क्या नाम है? तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। तो क्लॉज 46 सेक्शन 10 का पावर दिया गया है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, यहां पे पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगी एजेंसी को, ऑथोरिटी को, बॉडी को, कमीशन को, ट्रस्ट को, राइट। तो यहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर रही है। क्या कर रही है? यहां पे देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड इनकम, स्पेसिफाइड इनकम, ये स्पेसिफाइड इनकम यहां पे हम लोगों ने देखा था, ये स्पेसिफाइड इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, राइट। तो इनका गठन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है? स्पेसिफाइड इनकम भी यहां पे डिफाइन कर दिया गया है, 8 ऐसे इनकम को स्पेसिफाई किया गया है यहां पे, राइट। तो कौन कौन से वो इनकम है? किसके इनकम? तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी का इनकम, राइट। तो ये यहां पे 8 इनकम को स्पेसिफाई किया गया है, ये हम लोग देखेंगे। और ये नोटिफिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन भी यहां पे 4 ऐसे कंडीशन है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी को, राइट। तभी ये जो बेनिफिट मिलेगा। और ये कब तक एप्लीकेबल है? आपके 5 असेसमेंट ईयर तक ये जो है इफेक्टिव रहेगा ये नोटिफिकेशन, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2019-20, राइट, टू असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि 5 असेसमेंट ईयर तक। यानी कि अगर इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018-19 से लेकर प्रीवियस ईयर 2022-23, राइट। क्लियर हो गया? तो यहां तक, यानी कि ये जो अमेंडमेंट आया है, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा इसमें कौन कौन से इनकम जो है उनके स्पेसिफाइड किए गए हैं, या फिर कौन कौन से कंडीशन जो है सेटिस्फाई किया जाएगा। इसके पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आप शायद इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल लेवल के जो स्टूडेंट हैं, फाइनल लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। और जहां तक ये नोटिफिकेशन आया है कल की डेट में, यानी कि 21 जुलाई, यानी कि आपका अगर एग्जाम पड़ता है सीए फाइनल मई 2021 में अगर आपका एग्जाम होता है, तो यानी कि 1 में आपका अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होता है? 1 में 2020 टू 30, मतलब लास्ट 6 मंथ्स का जनरली अपने अमेंडमेंट्स देखते हैं। तो 31 अक्टूबर 2020 तक ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है, राइट। और ये डेट कब फॉल कर रहा है? 21 जुलाई 20 को ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें फॉल कर रहा है, तो यानी कि मई टर्म के लिए एप्लीकेबल है। सीए आईपीसीसी या सीए फाइनल, आईपीसीसी तो ये लास्ट एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए। तो सीए फाइनल में ये फॉल करेगा, और सीए इंटरमीडिएट में ये फॉल मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सेक्शन 10 क्लॉज 35 तक शायद दिया हुआ है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपना सिलेबस कि आपके सिलेबस में ये फॉल कर रहा है या नहीं। शायद 35 या 40, मेरे ख्याल से 35 तक ही होगा, देख लीजिएगा। ये फाइनल लेवल के स्टूडेंट के लिए है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्पेसिफाइड किए गए हैं इनकम। तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, वो ये जो एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी। तो नंबर 1 इनकम कौन सा है? इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग कंट्रीब्यूशंस, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग
Government of Tamil Nadu and specified authority if any towards current operational expenditure. B number, service charges received through commission service centers for offering the online services to the citizens. C number, service charges for the software development projects and IT consultancies rendered for other state government department, public sector undertakings, statutory boards, and interest earned on sources of funds received in advance pending disbursement from time to time towards various projects as sponsored. Right? D number में है dividend received from CSC e-governance services India Limited, CSC SPV. और पांचवा नंबर इनकम है एडमिन कॉस्ट ऑन TEC ग्रांट्स रिलीज्ड बाय उडाई UIDAI, राइट, यानी कि जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है, टू एनरोलमेंट एजेंसीज थ्रू तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी विच इज फर्निशिंग एज एनरोलमेंट रजिस्ट्रार, राइट. और F नंबर रेवेन्यू शेयरिंग ऑन कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, राइट. उसके बाद G नंबर है एनी अदर इनकम दैट मे अराइज इन फ्यूचर incidental to or furtherance of the project of the society. And H नंबर है यानी कि 8 नंबर जो है इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन A to G above, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है. जनरली इतना डिटेल में CA फाइनल में उतना नहीं पूछता है, बट पॉइंट अगर रहे आपको याद तो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने में आपको मदद कर सकता है, राइट. आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि CA फाइनल लेवल का जो नॉलेज होना चाहिए वो इन डेप्थ होना चाहिए, राइट. और ये नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि इस एजेंसी को कौन से कंडीशन जो है फुलफिल करना पड़ेगा. नंबर 1, शैल नॉट इंगेज्ड इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी, जो कि स्पेसिफिकली उस क्लॉज में भी बताया गया है और ये नोटिफिकेशन के द्वारा भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया कि आपको कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होना पड़ेगा. बी नंबर, एक्टिविटीज एंड द नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड इनकम शैल रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि ये जो 5 साल का ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि आपका ये जो स्पेसिफाइड इनकम है आपके टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 साल, यानी कि अगर आप असेसमेंट ईयर पकड़ें तो असेसमेंट ईयर 2019-20 से लेकर 2023-24 तक, या फिर प्रीवियस ईयर पकड़ें तो 2018-19 से 22-23 तक, राइट. तो कंटिन्यूअसली क्या है, आपको जो स्पेसिफाइड इनकम है वो अनचेंज्ड होना चाहिए थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर. तो एक्टिविटी और नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड इनकम चेंज नहीं होना चाहिए. सी नंबर क्या है, सेल्फ फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, राइट. आपको ITR फाइल करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज G ऑफ सबसेक्शन 4C ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स 1961, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C का क्लॉज G के अंतर्गत जो है आपको ITR फाइल करना पड़ेगा. और D नंबर है, चौथा जो कंडीशन है वो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा. सेल्फ फाइल द ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद द रिटर्न ड्यूली वेरीफाइड बाय द अकाउंटेंट एज प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलोंग विद द सर्टिफिकेट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न के साथ, और एक सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ेगा दैट द एबव कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, राइट. तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आ गया, राइट. ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ेगा दैट ऑल कंडीशंस हैज बीन सैटिस्फाइड, राइट. ऑल कंडीशन जो है आपने सर्टिस्फाइड किया है उसका एक सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ेगा, राइट. तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा ये अमेंडमेंट आया है. बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके लिए रिलेवेंट था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए. कॉर्पोरेट लॉ, GST लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद.